नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ईपीएफओ का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2017 के पेपर का ये तीसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। 2017 का पेपर कंप्लीट हो गया, यानी कि आप लोगों को 2021 का पेपर, 2017 का पेपर मिल गया है। उसके बाद 2015 का, 2012 का, 2004 का पेपर बचा हुआ है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उन पेपर को भी अच्छे से देख कर जाएँ और अच्छे से तैयारी करते रहें। इसके अलावा ईपीएफओ का और भी जो है कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो थर्ड पार्ट है और 2 पार्ट जो है ज़रूर देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है फुल कंप्लीट पेपर का, 21 का, 17 का, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, मतलब आपको मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सहभागिता, तो अनुच्छेद जो है 43A में इसका जो है वर्णन किया गया है, तो आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इससे ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपको 43B से संबंधित है, जबकि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो है 43A में वर्णन किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है। तो देखिए, मजदूर संघ का सुरक्षा मापदंड इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली तो बिल्कुल है, हित शुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली भी है, संघ समर्पित प्रतिष्ठान प्रणाली भी है, जबकि संघ मुक्त जो है प्रतिष्ठान प्रणाली नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है तो संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक जो है यहाँ तंत्र जो है कौन सा है। तो देखिए, ESIC यानी कि यहाँ पर आप देखिए सांविधिक तंत्र कार्य करने वाला जो है वह है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसको बोलते हैं ESIC, यानी एम्प्लॉय जो है सिक्योरिटी जो है इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कर्मचारी जो है राज्य बीमा निगम है, तो इसको जो है इसकी स्थापना 1948 के एक अधिनियम के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत की गई है। कब किया गया? तो 1948 में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है इसके तहत जो है किया गया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है। तो देखिए, श्रमिक को यह अधिकार है कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उसे परामर्श दिया जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक को जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से किसी एक को यहाँ पर आपको अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें पूछा गया है कि राज्य सूची में आने वाला बिंदु कौन सा शामिल है। तो देखो, अपंगों और अनियोज्यों को सहायता करना यहाँ पर शामिल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं, 61 विषय हैं, लेकिन जो है प्रारंभिक में इसमें मूल रूप से 66 विषय थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि यह पूर्व धारणा कि मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है। मनुष्य क्या है? स्वार्थी और स्वकेंद्रित है, और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये पुलिस सिद्धांत का व्याख्या करता है। तो श्रमिक कल्याण से जो संबंधित पुलिस सिद्धांत
का कहना है यही कि मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। तो ये पुलिस सिद्धांत है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, पुलिस सिद्धांत इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। जी हाँ, और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठन के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार भी है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन जो निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया था? तो देखिए मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा है। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाले उपयुक्त कथन को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में अभिव्यक्ति है। यह घोषणा जो है कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। अब देखिए 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है 1948 के तहत ही दिया गया था, तो करेक्ट आंसर इसका ये सही होगा। तो इसके तहत जो है ESI कार्ड जो है दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विलियम बेवरेज द्वारा दी गई उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्ययों का सही समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अभाव है, रोग है, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अटल पेंशन योजना। तो देखिए अटल पेंशन योजना से 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए इसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बारे में कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके अभिदाताओं को रुपया 1000 से रुपये 5000 तक का या न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटी। जी हाँ, इसमें आपको प्रीमियम जो है चूज़ करना पड़ेगा, उसके अनुसार जो है 60 वर्ष आयु होने पे। देखिए मैंने क्या बोला कि 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, और उसके बाद 60 साल जब होंगे तो आपको पेंशन मिलेगा कितना? 1000 से लेके 5000, जिस हिसाब से आप प्रीमियम जो है सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटिड होगा। जी हाँ, गारंटिड होगा भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार अभिदाता के अंशदान 50% का अथवा रुपये 1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो का अंशदान करेगी। और यह देखिए 40 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 18 से 40 आयु वर्ग के लिए है, तो ये आपको कथन गलत है, तो यही सही होगा। देखिए क्वेश्चन है कि दुर्घटना और असक्तता हेतु 2 लाख रुपये तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक बीमा किस्त की राशि कितनी है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अब कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसकी जो प्रीमियम राशि है अब बढ़ा दी गई। कब? जून 2022 में। तो जून 2022 में इसको बढ़ा दिया गया, जून 2022 में। और 2017 के हिसाब से 12 रुपये प्रीमियम थी, लेकिन अब ध्यान रखना है कि 20 रुपये प्रीमियम इसका हो गया है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि अब कितनी है, तो 20 रुपया होगी। पहले थी 12 रुपये, यानी कि 12 रुपये से बढ़ा के 20 रुपया कर दी गई है। तो इसको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। इसमें क्या होता है कि आंशिक रूप से जो हो जाता है दुर्घटना, तो उसमें 1 लाख रुपये तक का बीमा, और अगर फुल जो है यहाँ पर आपको विकलांग हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है, तो 2 लाख तक का जो है इंश्योरेंस कवर जो है दिया जाता है। इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस के लेखक। ये देखिए पुस्तक है, तो इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। तो देखिए उसके बाद आपको मूल नायक जो है साप्ताहिक 1920, जनता साप्ताहिक 1930, भगवान। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक किताब जो है ध्यान रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 का जरूर याद रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर
कौन सही है? तो फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहते थे। तो बिल्कुल बी सही इसका होगा। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया काल के असम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले आपको सही है या फिर गलत है यही आपको स्टेटमेंट जरूर ध्यान से पढ़ना है। तो सही कथन पूछा जा रहा है किसके बारे में? तो असम के बारे में। कब? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काल में। तो ब्रिटिश इंडिया काल में तो देखिए यह पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा था। तो यहाँ पर एक गलत होगा। 1865 में से प्रांत का दर्जा बिल्कुल गलत है। तो 1874 में से बंगाल से अलग कर दिया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया। तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि 1874 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? तो देखिए कर्षक संगम कहा जाता था। इसको ध्यान रखना है। कर्षक संगम जो है कहा जाता था केरल में स्थापित कृषक संघों को 1930 में। अब देखिए 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया है? तो देखिए इथोपिया दिवस जो है क्यों घोषित किया? क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार जो है 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, सरला देवी चौधरानी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। ये तो बेसिक जानकारी है। तो कौन सी विशेषता एक नहीं है? तो देखिए आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। तो बिल्कुल ये गलत है। तो यही जो है आंसर सही होगा। उसका देखिए अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी, बिल्कुल से। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे कि मध्य विरोधी अभियान को भी सफलता मिली थी। तो ये भी सही है। क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर देखिए पख्तून जो है आरंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर सही होगा। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां पश्तो भाषा में क्या कौन था? पश्तो भाषा में 1928 में एक मासिक पत्रिका जो है पख्तून का प्रकाशन किया था। ये इस पत्रिका द्वारा पठानों में राजनीतिक और सामाजिक विषयों की चर्चा पर उनमें जो है जागृत करने की यहाँ पर चेतना करते हैं। तो इसको पख्तून इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किनके द्वारा जो है की गई थी? तो देखिए आर्य समाज का तो स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। लेकिन आर्य महिला समाज की स्थापना 1880 के दशक में पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, पंडिता रमाबाई। तो जो पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल भी जाना पड़ा, यानी कि जर्नलिस्ट थे और उनको जेल भी जाना पड़ गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए द बंगाली समाचार पत्र में छपे एक लेख के कारण जो है अवमानना करना पड़ा और 1883 में एक जेल भी जाना पड़ा इनको, और इनका जो समाचार पत्र था द बंगाली के नाम से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निकायों में से किस एक ने नेशनल स्टूडेंट्स स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया? तो देखिए AICTE के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, एक करंट का क्वेश्चन था। अब देखिए भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक तो यानी कि परचेसिंग पावर में जो इंडेक्स है उसके द्वारा जो है तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाले कार्य दल का अध्यक्ष जो है किन्हें बनाया गया था? ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो BN गोलदार को बनाया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्कीम का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वतोमुखी विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? तो RGSEAG इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो इसको जरूर ध्यान रखना है, जिसको सबला के नाम से जाना जाता है। तो राजीव गांधी, तो देखिए तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। तो देखिए राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, यानी कि सबला के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कि 11 से 18 आयु वर्ष की किशोरियों को सर्वोत्मुखी यानी कि चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से ये योजना जो है 2010 में जो है लॉन्च की गई थी, 2010 में। क्वेश्चन है कि पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई थी? तो देखिए ग्राम सभा को इसकी जो है अनुमति दी गई थी, तो करेक्ट आंसर ए होगा सही। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का सदस्य नहीं? तो देखिए WTO से पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। इसको हटाकर जो है 1 जनवरी 1995 को WTO लाया गया। तो WTO जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो इसका सदस्य देश जो है ईरान नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, ईरान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है? तो देखिए एक स्टैंड अप जो है उद्यम स्थापित करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र, तीनों क्षेत्र नए व्यापार शुरू करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। कृषि क्षेत्र का होना वहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र का होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर डी सही होगा, यानी कि 2, 3, 4। उसके देखिए वर्ष 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ी? अब देखिए 2016 का आपको नहीं याद रखना है, 2022 का याद रखना है। करंट का क्वेश्चन है, 2022 में जो है अचंता शरद कमल को दिया गया। अब देखिए इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए 25 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1991-92 से ये पुरस्कार शुरू किया गया था और सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये देखिए उस समय जो है सभी को दिया गया था, जीतू राय, दीपा कर्माकर, PV सिंधु, साक्षी मलिक, क्योंकि 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया था। तो जिसमें 2 मेडल थे PV सिंधु और साक्षी मलिक का। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि इसरो, अब देखिए ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है कि इसरो ने अगस्त 2016 में पराध्वनिक दहन रैमजेट यानी कि स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया था। स्क्रैमजेट इंजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही पूछा रहा था। तो इसे अध्वनिक यानी कि सबसोनिक और पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्र पद्धतियों में कुशलतापूर्वक प्रचालित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि इसके जो यानी कि स्क्रैमजेट इंजन को सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्रों से जो है कुशलतापूर्वक जो है प्रचालित किया जा सकता है। भारत किसी स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण पहला देश, अब देखिए पहला देश तो नहीं हो सकता है, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अमेरिका, रसिया ये सब जो है, चाइना ये सब आगे कर चुका है परीक्षण। तो ये आपको गलत है, तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि स्टार्टअप हब को कहाँ पर स्थापित करने के संबंध में सहमति हुई है? तो देखिए IIT में जो है यहाँ पर IIT, IISER और यहाँ पर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो है स्थापित करने के लिए यहाँ पर सहमति बन चुकी है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये स्टैंड अप इंडिया, तो देखिए स्टैंड अप इंडिया के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक बैंक शाखा रुपये 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये किसके लिए है? तो देखिए कम से कम एक SC ST ऋणी होगा, कम से कम एक जो है SC ST जो है ऋण होगा जो ऋण ले रहा है, और कम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक महिला भी ऋणी होगा तभी जो मिलेगा। और तीसरा जरूरी नहीं है कि कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवा ऋणी होगा, एक गलत है। तो आंसर डी होगा, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण जो है प्रदान किया जाता है इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसके तहत जो है यहाँ पर आपको स्टैंड अप इंडिया योजना में जो है एक अनुसूचित जाति महिला सदस्य पात्र होगा। तो इससे जो है बढ़ावा मिलेगा युवाओं को। अब क्वेश्चन है कि स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है
जिसमें क्या होगा, तो स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा कि स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है। क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जा सकता है। तो देखिए मूल लागत पर जो है सुमेलित किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक खर्च जो है किसका उदाहरण है। तो अस्थगित राजस्व व्यय का उदाहरण है। तो अस्थगित जो है राजस्व व्यय का उदाहरण है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास किसका उदाहरण है। तो यह है राजस्व व्यय यानी कि खर्च का है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास अगर होता है तो राजस्व व्यय का उदाहरण है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखाकरण के संदर्भ में IFRS किसका प्रतीक है। तो देखिए IFRS इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखिए इसका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। ये देखिए फुल फॉर्म भी पूछे आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है 2017 के जो पेपर से। इसमें जो है मैंने आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, तो इसको आप लोग जो है खुद देख लीजिएगा। PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।